वेलकम बैक गाइस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो हमारा है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि है सॉल्यूशन, उसका पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम्हें क्वेश्चन भी आते हैं, अपना नीट में आ गया या अपना बोर्ड में आ गया। ठीक है, तो चलो उसको समझते हुए चलते हैं। इससे पहले की वीडियो आपको देखना जरूरी है अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मतलब इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो, क्योंकि कनेक्ट करते हुए चलते हैं ना, सारा सारा कनेक्शन रहता है। चलो तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो कि है सॉल्यूशन, उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है इसका, उसको पहले समझते हैं। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। पहले तो हम ये समझे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, राउट्स लॉ के बेसिस पे करते हैं। अब कैसे करते हैं राउट्स लॉ के बेसिस पे? द सॉल्यूशंस विच ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो आप उन सॉल्यूशंस की, वो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये है मेरे पास प्योर लिक्विड ए। ठीक है, प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है। तो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इतना तो ठीक है अपना। अब यहां पे क्या है, प्योर लिक्विड ए है तो ये ए के मॉलिक्यूल्स हो गए ए, ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए बी। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो हमारा बना उसमें दोनों आ जाएंगे, ए बी दोनों आ जाएंगे ना। ए और बी को आपने मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया ए बी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे इस केस में कि यहां पे जो, हाँ यहां पे आप क्या देखोगे, जो ए का इंट्रैक्शन है, शुरुआत में आपने प्योर ए लिया हुआ था एक बीकर में, उसके बीच का ए जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो बॉन्डिंग है, इंट्रैक्शन है, वो क्या होगा, ब्रेक होगा। इंट्रैक्शन ब्रेक होगा तभी तो नए इंट्रैक्शन बनेंगे ना। तो आपने क्या किया, ये जो ए है, ठीक है, इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है ये ब्रेक होगा, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसी तरीके से जो ये बी है, ठीक है, इसके बीच के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्यों टूट रहे हैं ये, क्योंकि हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ए और बी के बीच का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई, और इस केस में भी हीट जो है एब्जॉर्ब होके ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गए। और जब हम यहां पे मिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे ए बी का इंटरेक्शन जो है बन गया, ए बी के बीच में बॉन्ड बन गया। तो जब इंटरेक्शन फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है। ध्यान से समझना, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है यहां पे तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं। प्रेशर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे हमें समझना है कि आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे आपने क्या किया, राउट्स लॉ की मदद से आपने इस सॉल्यूशन का क्या निकाला, प्रेशर निकाला। ठीक है, राउट्स लॉ की मदद से आपने कैलकुलेट किया प्रेशर को, तो आपको प्रेशर मिल गया। अब आपने क्या किया, एक्चुअल में इस प्रेशर को नापा, मतलब आपने ये मैनोमीटर जो होता है डिवाइस, इसकी मदद से उस सॉल्यूशन के प्रेशर को नापा एक्सपेरिमेंटली। ये तो आपने क्या किया, थ्योरी से निकाला, मतलब राउट्स लॉ लगा के आपने प्रेशर निकाल दिया इस सॉल्यूशन का। अब हमें इसी सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है एक्सपेरिमेंटली, मतलब डिवाइस की मदद से, मैनोमीटर की मदद से। अगर ये प्रेशर जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला वो बराबर होगा जो कि प्रेशर कैलकुलेट हुआ था राउट्स लॉ से, तो ये लिक्विड फॉलो करता है राउट्स लॉ को, मतलब ये लिक्विड ओबे करता है राउट्स लॉ को। समझ में आया ना? राउट्स लॉ वो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउट्स लॉ का मतलब क्या हो गया कि राउट्स लॉ की मदद से आपने उस सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला, वो बराबर होगा एक्सपेरिमेंटली जो आपने प्रेशर निकाला मैनोमीटर डिवाइस की मदद से। तो अगर दोनों का प्रेशर बराबर हो गया तो ये सॉल्यूशन जो है राउट्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए ना? सिंपल, इतना ये वाला मेन पॉइंट है। ठीक है,
अब इसके अलावा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन जो होती है उसमें दो अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। अब इसको भी समझ लेते हैं। इंथैल्पी मतलब किसी भी सिस्टम में हीट जो है कितना रिलीज हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, उस हिसाब से टोटल कितना रहता है। तो यहां पे पहले हम देखते हैं इंथैल्पी के बारे में, सॉरी वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने V1 और V2 को जब मिलाया तो क्या बना, V बना। ठीक है, फाइनली ये बड़ा V बना। तो V1 और V2 को जब आप मिलाओगे और ये फाइनल जो बड़ा V बनेगा, इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, यहां पे 10 ml है, यहां पे 8 ml है। ठीक है, 10 ml और 8 ml को मिलाया तो कितना आना चाहिए, 18 ml आना चाहिए। ठीक है, 18 ml आना चाहिए, सही बात है। तो 18 ml आ रहा, मतलब कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है ना, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, जितना आपने मिलाया उतना ही वो निकल के वॉल्यूम जो है बन गया। तो इससे मुझे क्या पता चला, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल मिक्स V जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम भाई 10 ml मिलाते हैं, 8 ml मिलाते हैं तो वो 18 ml ही होता है। इसके बीच का भी रीजन है इंटरैक्शन। ठीक है, ए के बीच का इंटरैक्शन है, ठीक है, बी के बीच का इंटरैक्शन है और ए बी के बीच का इंटरैक्शन है। ये जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो ए बी या ए बी के बीच में हो, वो सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। ठीक है, वो सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। तो क्या होगा, ए के बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी भी स्ट्रेंथ उतनी है, बी के बीच में भी उतनी है, ए बी के बीच में भी उतनी है। तो इससे क्या होगा, जो ये नया फॉर्मेशन होगा ए बी का, ए और बी को मिलाने के बाद जो ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो उतने का उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। आप समझ रहे हो ना, ए के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कुछ है, ठीक है, बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन है वो भी है। अब आपने ए को बी के साथ मिला दिया तो इनके बीच का इंटरेक्शन भी सेम है, तो क्या होगा, इंटरेक्शन सेम होगा तो ये जो ए और बी पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये उसी डिस्टेंस पे रहेंगे। अब जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग होता ए और बी के बीच में, तो ये पास पास आ जाते क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग है। अगर वीक इंटरेक्शन होता तो ये दूर दूर आ जाते, बट लेकिन इंटरेक्शन सेम है, इस वजह से क्या होगा, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, सो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज सेम, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और हमें जो इंटरेक्शन मिलेगा वो सेम रहेगा और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम इक्वल होगा उसके, जैसे 10 और 8 को मिला के 18 मिल जाएगा आपको। देन अगले केस में क्या है, डेल मिक्स एच, इंथैल्पी में कोई चेंज आया नहीं आया वो देखना है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड ब्रेक होगा। जब आप मिक्सिंग करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा। तो आपने क्या किया, ए और बी को मिलाया एक दूसरे के साथ, तो ए के बॉन्ड ब्रेक हुए, बी के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुए। ब्रेक जब होता है तो उस टाइम पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब ए बी का इंटरेक्शन बनेगा, जब मिक्सिंग करने पे ए बी का इंटरेक्शन बनेगा तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब मुझे पता है कि भाई सारे में इंटरेक्शन सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी और ए बी के बीच में सेम इंटरेक्शन है, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट रिलीज होगी, जिस वजह से कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो डेल एच मिक्स जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबका सेम है। ठीक है, आई होप यहां तक तो समझ गए होंगे आप पूरे अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स। जब मिक्स करते हैं कंपोनेंट्स को तो कोई भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं हो रही है। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स, मतलब वही 10 और 8 को मिला के 18 ही बनेगा, मतलब कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो डेल मिक्स वी बी क्या हो जाएगा, जीरो। एट मॉलिक्यूलर लेवल, अच्छा ये सबका सब क्या है, हम आइडियल सॉल्यूशन का देख रहे हैं। अब एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग टू कंपोनेंट्स। अब वही जो हमने अभी पढ़ा वही चीज यहां पे दे रखी है। आपने दो कंपोनेंट ले लिया, कंपोनेंट ए और बी। प्योर कंपोनेंट जो होगा उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी ऑफ ए और बी का इंटरेक्शन हो गया प्योर कंपोनेंट में ना, ए अलग है बी अलग है।
और वेयर एज बाइनरी सॉल्यूशन, जब आप मिक्सिंग करोगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे ए और बी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बन जाएगा, वो भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, है ना। जब ए और बी को मिक्स करोगे तो ए बी का भी इंटरेक्शन जो है बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है ए और बी के बीच में क्या है, नियरली इक्वल है बिटवीन ए बी के, ठीक है, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो इससे आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हमने समझ लिया है कैसे होगा। अब परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, भाई रेयर होता है, मिलता नहीं है इतना, बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, कुछ सॉल्यूशन आइडियल के नियर होते हैं, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टॉलीन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें आपने क्या देखा, अगर आपने एक्सपेरिमेंटली प्रेशर को कैलकुलेट किया है और आपने थ्योरेटिकली राउट्स लॉ की मदद से प्रेशर को निकाला है उस सॉल्यूशन का, तो वो दोनों प्रेशर सेम आने चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इसमें डेल मिक्सिंग जो वी है वॉल्यूम, वो जीरो होगा, डेल एच मिक्सिंग जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, तो ये बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंटली उस सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला, वो या तो ज्यादा या कम आएगा जो आपने राउट्स लॉ से प्रेशर निकाला है, समझ रहे हो ना, इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से जो भी आप प्रेशर निकालोगे वो या तो ज्यादा होगा, ठीक है, किससे ज्यादा होगा, जो आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला है उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा, बराबर नहीं होगा। इफ इट इज हायर, ठीक है, अगर ये रुको इसको करने से पहले यहां पे ध्यान देते हैं यार, ये जो बना रखा, तो यहां पे क्या है, देखो पी ऑब्जर्व्ड, मतलब जो मैनोमीटर से आपने निकाला ना प्रेशर, वो बराबर नहीं होगा जो आपने राउट्स लॉ से निकाला। राउट्स लॉ यही कहता है ना, पी ए नॉट ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इसी से तो टोटल प्रेशर निकलता है राउट्स लॉ की मदद से। और ये वाला प्रेशर आपने निकाला किसकी मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से, मतलब डिवाइस की मदद से, मैनोमीटर की मदद से, तो वो इक्वल टू नहीं आ रहा है। अब ये प्रेशर जब इक्वल टू नहीं आ रहा है तो उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद ये जो डेल मिक्स वी जो आइडियल में जीरो आ रहा था वो इस केस में जीरो नहीं होगा। थर्ड जो है, जो डेल मिक्स एंथैल्पी जो आ रहा था हमारा इक्वल टू जीरो आइडियल में, वो इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सारी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आइडियल में सेम आ रहे थे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखो क्या समझना है हमें, अगर आपने सॉल्यूशन का जो प्रेशर निकाला, ठीक है, आपने खुद से डिवाइस लगा के उसमें प्रेशर को निकाला, तो आपने जो प्रेशर को निकाला वो अगर राउट्स लॉ के प्रेशर, मतलब राउट्स लॉ का प्रेशर, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का आपने राउट्स लॉ की मदद से प्रेशर निकाला, वो इतना है, ठीक है, इस लेवल पे राउट्स लॉ की मदद से आपने सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल दिया। अब आपने डिवाइस की मदद से निकाला, तो अगर वो प्रेशर ज्यादा आ रहा है, जो आपने डिवाइस की मदद से प्रेशर निकाला वो ज्यादा आ रहा है देन द राउट्स लॉ से जो प्रेशर निकाला है, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और अगर राउट्स लॉ से जो आपने प्रेशर निकाला और जो आपने एक्सपेरिमेंटली प्रेशर निकाला, वो एक्सपेरिमेंटली प्रेशर जो निकाला वो कम अगर आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अगर प्रेशर जो है वो हायर है, द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, और इफ इट इज लोअर, अगर वो जो आपने एक्सपेरिमेंटली प्रेशर निकाला अगर वो लोअर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से कम प्रेशर आ रहा है तो नेगेटिव, राउट्स लॉ से ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो पॉजिटिव।
अब द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर सच सॉल्यूशन आर शोन इन फिगर 1.6। यहाँ पे हमें 1.6 फिगर में ये राउट्स लॉ के बारे में जो डायग्राम है दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के बारे में। इसको देख लेते हैं यहीं पे पहले। ये फिगर 1.6 है, इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ए। पहले वाले केस में क्या है, अ सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब देखो, आपने राउट्स लॉ का ग्राफ तो देखा ही है, स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे करके जाता है ये सीधे। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन जितनी भी है, ये हमें बता रही है राउट्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, राउट्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है वो हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो कैलकुलेटेड प्रेशर है वो कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। देखो इस लाइन से ऊपर आ रहा ना ये, जैसे छोड़ो तो यहाँ पे देखो, ये मोल फ्रैक्शन है, इसमें पहला जो हमारा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ मोल फ्रैक्शन 2 है, या कंपोनेंट 2 है हमारे पास, कंपोनेंट 1 तो है ही नहीं यहाँ पे। दूसरे केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है बट कंपोनेंट 2 यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन नहीं है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन 0 है, तो इसका मतलब वो है ही नहीं वहां पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रेशर मोल फ्रैक्शन जो आया, प्रेशर जो हमारा आया वो क्या आया, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ये आया पी पी ए, हाँ पी ए आया ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 1, या इसे 1 ले लो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा मैं समझाने में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पर थोड़ा सा स्लो होके एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसके हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर होगा 1 का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, इधर नीचे नीचे आते 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 क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। ये पार्शियल प्रेशर जो 1 का था यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो 1 है वो 1 का 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 का 0 है, कंसंट्रेशन ही नहीं है कुछ। समझ गए इतना, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन तो हमें इंडिकेट करती है किसको, राउट्स लॉ को। अब हमने यहाँ पे ये देखा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, मतलब राउट्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है वो तो हमने यहाँ पे ग्राफ से बता दिया, स्ट्रेट डॉटेड लाइन से। बट जो ग्राफ जो हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊपर को जा रहा है। देखो ये ऐसे ऊपर को जा रहा है ना, इस स्ट्रेट लाइन से यहाँ ऊपर को जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा मिल रहा है जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, तो वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे P2 का देखा, तो P2 का भी क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो गया जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। और यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया, जो कि राउट्स लॉ से हमने निकाला था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है डॉटेड, ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रही है कि राउट्स लॉ से इतना प्रेशर आएगा, बट लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर आ रहा है हमें सॉल्यूशन में या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में, जैसे प्रेशर 1 और प्रेशर 2 भी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। समझ गए। दूसरे केस में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रखा है। इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन जो 1 कंपोनेंट का है वो 0 है, यहाँ पे 2 का जो है वो 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, मोल फ्रैक्शन 2 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हाँ कंपोनेंट 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, कंपोनेंट 1 है, क्योंकि कंपोनेंट 2 का प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन राउट्स लॉ को फॉलो करती है, बट यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है कंपेयर टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है उससे कम प्रेशर आ रहा है जो आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो। तो ये नीचे को जा रहा है, देखो पहले वाले केस में क्या जा रहा था, ऐसे ऊपर को जा रहा था पॉजिटिव डेविएशन, इस केस में नेगेटिव डेविएशन हो रहा है ये। फिर ये P2 भी ऐसे कम आ रहा है, फिर ये टोटल प्रेशर भी ऐसे कम आ रहा है। तो ये समझ गए, इससे आप क्या समझे कि जो हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर है वो राउट्स लॉ से कम आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। और अगर ज्यादा आ रहा है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि प्रेशर हमें ज्यादा मिल रहा है कभी या कम मिल रहा है। तो यहां पे समझते हैं इसको।
द कॉज ऑफ दीज डेविएशन लाई इन अ नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट द मॉलिकुलर लेवल। तो ये जो डेविएशन आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्यों आती है? ड्यू टू इंटरेक्शन। एक मिनट, पंखा चला रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन जो हो गया वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है ये डेविएशन। अब इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, क्या देख रहे हो आप? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, तो क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए और बी। अब इसको समझते हैं साइड में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें कैलकुलेटेड जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है। किससे? राउट्स लॉ से जो प्रेशर आपने निकाला था उससे ज्यादा आता है। तो क्यों आता है ज्यादा? देखो, पहले तो ये देख लो आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इस केस में क्या हुआ? जो पी टोटल आपने निकाला था, ऑब्जर्व्ड जो था, वो ज्यादा होगा। किससे? जो कि राउट्स लॉ से आपने निकाला, उससे ज्यादा ही प्रेशर आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का भी निकालोगे, जैसे पी ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालोगे, तो वो राउट्स लॉ के कैलकुलेशन से ज्यादा निकलेगा। पी बी का निकालोगे, वो भी राउट्स लॉ के जो कैलकुलेशन से निकला है प्रेशर, उससे ज्यादा होगा। ठीक है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन है इंटरेक्शन पे। हमारी समझ में आ रहा है ना? ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है यार, पर समझना तो जरूरी है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या है? इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे? ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के जो बीच में इंटरेक्शन है, प्योर ए और प्योर बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है। वो क्या है? स्ट्रांग है। ठीक है। और ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक है। ठीक है, दैट्स इट। ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग है। बट जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो तो बनेगा ए बी। तो क्या बनेगा? ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक है। अब ए बी के बीच का इंटरेक्शन अगर वीक है तो क्या होगा? ए बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी के मॉलिक्यूल्स, ये दूर जाएंगे क्योंकि इनके बीच का इंटरेक्शन कम है। तो ये दूर जाएंगे, मूव कर सकते हैं ना थोड़ा दूर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अवे जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे ए बी के मॉलिक्यूल्स मिक्स करने के बाद। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि कम है, FOA लिखा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इस केस में क्या होगा? जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन था वो वीक था, जिस वजह से ये आसानी से क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ए को और बी को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ए बी बन जाएगा इंटरेक्शन। वो जो ए बी इंटरेक्शन बना वो वीक है, जिस वजह से क्या होगा? वो दूर चले जाएंगे और आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो वो आसानी से क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से वेपर में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर इस केस में हमें क्या मिल गया? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्यों मिला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ? क्योंकि ए बी के बीच का इंटरेक्शन वीक था। आसानी से जो ये ए बी का इंटरेक्शन है ये टूट जाएगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आसानी से जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो आपने कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, वो वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू राउट्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन वीक है। समझ गए? अभी थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डेल मिक्स वी इज मोर देन 0। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में कि डेल मिक्स वी जो है वो इक्वल टू 0 होता है। मतलब 10 और 8 को मिलाओगे तो 18 बनेगा। बट इस केस में क्या होगा? 10 और 8 को मिलाओगे तो 20 मिल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखते हैं। ए और बी के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग है। ठीक है। बट लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ए बी का इंटरेक्शन बनेगा। ए बी का इंटरेक्शन क्या है? वीक है, जिसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होंगे अपार्ट जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? ज्यादा वॉल्यूम लेंगे, उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इनका वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और डेल मिक्स वी जो है वो मोर देन 0 होगा, मतलब ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। 10 और 8 को मिलाओगे तो वो 20 हो जाएगा, 18 नहीं होगा। अगर वो 18 होता तो वो आइडियल होता, बट ज्यादा हो गया।
फिर सेम इसी तरीके से डेल मिक्स एच जो है एंथैल्पी वो भी क्या हो जाएगा, मोर देन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में हीट एब्जॉर्ब जो हुई इन ब्रेकिंग ए और बी, ठीक है, वो ज्यादा लगी। ध्यान से समझना, ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन कैसा था, स्ट्रांग था। अब उस स्ट्रांग इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट वो करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो यहाँ पे 100 जूल की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ तो प्लस 100 जूल हमने इसे दिया। देन मिक्सिंग हो रही है। अब मिक्सिंग में क्या हुआ, ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी के बीच का इंटरेक्शन बन रहा है, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट कितने रिलीज हुई, -70 जूल रिलीज हुई। माइनस इसलिए क्योंकि हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, सिस्टम से निकल रही है। तो ओवरऑल यहां पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30 जूल। तो 30 जूल क्या है, जीरो से तो ज्यादा ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेल मिक्स एच जो है वो मोर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना। तो इंटरेक्शन का खेल है सारा का सारा, यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर। ये तो हमने कहां पे देखा, इस केस में ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक है। देन दोज बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब ए और सॉल्वेंट सॉल्वेंट बी के बीच का जो इंटरेक्शन है उससे वीक इंटरेक्शन होता है ए बी का, ठीक है। दिस मीन्स दैट इन सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल ऑफ ए और बी विल फाइंड इट इजी टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में क्या था, ए था और बी था। अभी आपने इन्हें मिक्स नहीं किया, तो इनके बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग था, तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये भी आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इंटरेक्शन बना ए बी। अब ये वाला जो इंटरेक्शन है ये वीक है, तो वीक है तो क्या होगा, ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको कम मिलेगा, बट जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो दिस विल इंक्रीज द, लिखा है देखो अगली लाइन में लिखा हुआ भी है, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर। इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन, और आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। मतलब राउट्स लॉ से जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया उससे ज्यादा प्रेशर आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सही है ना यहां तक, तो मतलब ठीक है, बढ़िया है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। कमेंट करके मुझे थोड़ा बता देना यार कि आपकी समझ में आ रहा है या मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। ये जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो करता है, ये एग्जांपल इसने क्या दिया, इथेनॉल एंड एसीटोन का। अब इसमें क्या है, इन प्योर इथेनॉल, प्योर इथेनॉल जो है उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। ऑन एडिंग एसीटोन, जब हम एसीटोन को ऐड करेंगे किसमें, इथेनॉल में, तो क्या होगा, एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे किसमें, इथेनॉल में, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। बात वही है, देखो बात क्या है, यह है इथेनॉल, यह है एसीटोन। इसको मान लो ए के बीच का इंटरेक्शन मतलब इथेनॉल इथेनॉल, इसको मान लो बी का मतलब एसीटोन एसीटोन। अब इन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ए प्योर फॉर्म जो होगी, इथेनॉल अगर प्योर है तो उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एसीटोन प्योर है तो उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। बट लेकिन अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने से क्या हुआ कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था इथेनॉल में वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आसानी से अब क्या करेंगे, वेपोराइज हो सकते हैं। मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन बनेगा वो वीक होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये आसानी से वेपोराइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप ये देखो, ये इथेनॉल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ये हमारे पास एसीटोन है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बोल लो इसको, ठीक है, ये है। अब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से अब क्या हो सकते हैं, वेपोराइज हो सकते हैं जब ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, एक और एग्जांपल है, कार्बन डाइसल्फाइड को आपने क्या किया, एसीटोन के साथ मिला दिया, तो क्या होगा, द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर। अब इनको मिलाया जब आपने तो क्या बनेगा, इनके बीच में कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में क्या बनेगा, हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है, ठीक है। देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन, जो उनमें खुद में प्योर फॉर्म में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, जैसे सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब वही ए के बीच में स्ट्रांग है, बी के बीच में स्ट्रांग है, बट जब इन दोनों को मिलाया आपने तो ए और बी बना इंटरेक्शन, वो वीक है। अब वीक है तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां आ जाते हैं और नीचे, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ की, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर वीकर। अब उल्टा हो जाएगा, पहले केस में क्या था, ए और बी का जो इंटरेक्शन था वो क्या था, स्ट्रांग था, बट इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ए और बी का जो इंटरेक्शन था वो वीक था, बट लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, ए बी, और उनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। अब इनके बीच का जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ आएगा। मतलब राउट्स लॉ से जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया और जो आपने एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब वाला क्या आएगा, कम आएगा देन राउट्स लॉ। हेलीकॉप्टर कहां से आएंगे, एक मिनट है, जाने देते हैं, ठीक है। ओके, तो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो वीक है देन दोज बिटवीन ए बी एंड लीड टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन। तो ये आप समझ गए ना, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक था, बट जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ए बी का इंटरेक्शन जो बना वो स्ट्रांग बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगा फ्रॉम राउट्स लॉ। मतलब राउट्स लॉ से जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया था वो आपको एक्चुअल में कम मिलेगा जब आप एक्सपेरिमेंटली उसे निकालोगे। मैं कई बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं तो प्लीज इसको थोड़ा सा स्किप कर देना। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनालिन। तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, फिनॉल एंड एनालिन। अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनालिन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब ये बड़ा आसान सा है, इसमें देखो ये फिनॉल है, यहां पे एक और फिनॉल ले लो, ठीक है, फिनॉल फिनॉल प्योर फॉर्म में अभी। तो फिनॉल फिनॉल के बीच में क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। फिनॉल फिनॉल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वीक होगी। इसी तरीके से एनालिन एनालिन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है, ठीक है। बट लेकिन अब आपने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, फिनॉल और एनालिन को मिक्स कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये फिनॉल का हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, ये नाइट्रोजन के, एनालिन का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से फिनॉल और एनालिन के बीच में एक स्ट्रांग इंट्रैक्शन बन गया। अब अगर फिनॉल और एनालिन के बीच में स्ट्रांग इंट्रैक्शन बन गया तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे आसानी से और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन। वेपर प्रेशर डाउन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।
तो ये लिखा हुआ भी है फिनॉल और एनालिन के बीच में इंट्रैक्शन, फिनॉल और फिनॉल के बीच में, एनालिन एनालिन के बीच में इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन कम होगा देन फिनॉल और एनालिन, मतलब ये स्ट्रांग हो गया। समझ गए? सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी वो भी ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो करता है। दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल एज शोन। इसमें क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आप मिलाओगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये एसीटोन हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे और ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ आएगा। तो दिस डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। इंट्रैक्शन बढ़ गया तो एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी फॉर ईच कंपोनेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन आएगा राउट्स लॉ से। डन है ना, सिंपल एकदम बढ़िया यहां तक। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग, कुछ लिक्विड को आपने मिक्स किया तो क्या बना, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब जिसमें दो चीजों को आप मिलाओगे। तो आपने क्या किया, दो लिक्विड्स को आपने मिलाया तो वो एजियोट्रॉप बन गया। अब मैं उसे एजियोट्रॉप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेम कंपोजिशन होती है इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज या फिर वो वेपर फेज में हो तो उनके अंदर कंपोजिशन सेम रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बॉईल करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे प्योर वाटर है और यहां पे प्योर इथेनॉल है, ठीक है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर इथेनॉल का कितना होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, इथेनॉल और वाटर का क्या बनेगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। इथेनॉल वाटर का इंट्रैक्शन हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारा, 78.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्योर वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर इथेनॉल का कितना था, 78.3 डिग्री सेल्सियस था। बट जब इन दोनों को आपने मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना जिसे हमने बोला एजियोट्रॉप, और वो एजियोट्रॉप का सिर्फ एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा जो कि होगा 78.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर और इथेनॉल है वो सेम 78.2 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेंगे। उन्हें करना तो अलग अलग टेम्परेचर में बॉईल करना चाहिए था ना, एक को 78.3 में बॉईल करना चाहिए था, एक को 100 में करना चाहिए था। बट जब इनको मिक्स कर दिया हमने तो एजियोट्रॉप बन गया। एजियोट्रॉप की प्रॉपर्टी यही होती है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है, भले ही उसके अंदर दो सॉल्यूशन हो। समझे? अभी पढ़ते हैं इसको। इन सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इसमें मान लो हमारे पास ए है और बी है, ठीक है, दो कंपोनेंट है। मान लो ए जो है वो जल्दी बॉईल हो जाता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब मुझे इन्हें सेपरेट करना है, ठीक है, ये दोनों आपस में घुले मिले हुए हैं, इनको अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से गर्म करूंगा। गर्म करने पे क्या होगा, सबसे पहले जो ए वाला है वो जल्दी बॉईल होगा, तो बॉईल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहां से जाने के बाद वो नीचे मिल गया। तो मुझे पहले ए मिल गया, मैंने ए को अपना अलग कर लिया। फिर बी वाला जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और बी को भी मैंने फिर अलग कर लिया। तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया ना। बट लेकिन एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उनको आप इस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फिर सेम बॉइलिंग पॉइंट में सेपरेट होंगे। मतलब अलग अलग बॉइलिंग नहीं होगी इनकी, एक साथ ही बॉइलिंग होगी इनकी, चाहे वो ए और बी हैं। उनकी बॉइलिंग एक साथ होगी, तो बॉइलिंग एक साथ होगी तो वेपर में भी एक साथ कन्वर्ट होंगे, एक साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ एक साथ ही मिलेंगे ए और बी। समझ रहे हो? इसीलिए क्या बोलते हैं, लिक्विड में ए और बी का जो कंपोजिशन है वो यहाँ वेपर में भी ए और बी का कंपोजिशन सेम होगा। ठीक है, तो ये एक साथ बॉईल करेंगे तो एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ बॉईल करते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो सकते।
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, एक को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसका मतलब क्या होता है? द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। इसको समझते हैं पहले। क्या पॉइंट बोला? अ सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, राउट्स लॉ से उसका जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है, वो क्या बनाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। मैं इसको समझा रहा हूं आपको, देखो एग्जाम्पल से समझोगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल और वाटर है, ठीक है, इनका मिक्सचर है। ये किससे ऑब्टेन होते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। तो यहां पे क्या हुआ? ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% हमारे पास क्या है? इथेनॉल है, ठीक है। तो इथेनॉल और वाटर का हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। इथेनॉल इसमें कितना है? 95.6% है और वाटर कितना है? 4.4% है, ठीक है। अभी सब भूल जाओ, इस पे ध्यान दो एग्जाम्पल पे। इथेनॉल 95.6% है और वाटर हमारे पास 4.4% है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? हाँ, इस केस में फिर क्या होगा? वंस दिस कंपोजिशन known as azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor have the same composition and no further separation occur। देखो समझना इस बात को है। यहां पे वही वाला एग्जांपल है। यहां पे हमारे पास प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, इथेनॉल का 78.3 था, ठीक है। अब हमने क्या किया? इनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे क्या है? इथेनॉल और वाटर हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर बन गया। अब यहां पे आ जाओ इस डेफिनेशन पे। तो इथेनॉल और वाटर क्या बना? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना। अब क्या मतलब है इसका? स्पेसिफिक लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, ऐसा स्पेसिफिक लिक्विड मिक्सचर that boil at a lower temperature than any of its pure component। क्या बोला मैंने? दो आपने वो लिए, वाटर और इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल को आपने मिक्स कर दिया। वाटर और इथेनॉल को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन गया, ठीक है, एजियोट्रोप बन गया। तो क्या होगा? जो ये इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बाकी जो कंपोनेंट है वाटर और इथेनॉल उनसे कम होगी। समझा रहा हूं यार मैं रुको, समझा रहा हूं। कहां गया? हाँ, जैसे इथेनॉल और वाटर, रुको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का था 78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आया? 78.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर से तो कम ही है। वाटर का 100 है, इसका 78.2 है मिक्सचर का, और प्योर इथेनॉल से भी थोड़ा सा कम है, 78.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्यों बोला इसे? क्योंकि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। समझ रहे हो ना? वाटर से भी कम है और प्योर इथेनॉल से भी कम है, 78.2 है। तो कम है तो क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया। समझ गए ना पॉइंट को? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? ऐसा स्पेसिफिक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है उसके जो कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से। समझ गए? ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरीके से होता क्यों है? यहां पे क्या हो रहा है कि जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन बना, ए बी मतलब इथेनॉल और वाटर को हमने मिक्स किया तो इथेनॉल और वाटर का इंटरेक्शन बना, वो लो होगा, ठीक है, कम होगा देन ए एंड बी का इंटरेक्शन। अगर आप प्योर ए ले रहे हो, मतलब वाटर वाटर ले रहे हो, या इथेनॉल इथेनॉल ले रहे हो, तो इनके बीच का इंटरेक्शन तो स्ट्रांग होगा, बट जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इनका जो इथेनॉल और वाटर का इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। इथेनॉल और वाटर का इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये आसानी से क्या होगा? लिक्विड से वेपराइज हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे आसानी से। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
वेपर प्रेशर इंक्रीज होना मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि आसानी से वेपर में हम इन्हें बदल सकते हैं। तो थोड़ी सी हीट देंगे, वेपर में बदल जाएंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, क्योंकि इंटरेक्शन कम है, इंटरेक्शन वीक है इथेनॉल और वाटर के बीच में। तो ये हमारा हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। अब क्या है, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब एक सॉल्यूशन है जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउट्स लॉ से, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। अब फिर से एग्जांपल ले लेते हैं किसका, ये नाइट्रिक एसिड और वाटर का। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको ए कंपोनेंट ले लेते हैं। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स कर दिया तो वाटर और नाइट्रिक एसिड बन गया। वाटर और नाइट्रिक एसिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में क्या था, कम था, इस केस में क्या हो गया, ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच में, एग्जाम्पल है। सो इससे क्या होगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जब वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके बीच का इंट्रैक्शन बढ़ गया है। तो उस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 120.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस से भी और 83 डिग्री सेल्सियस से भी। तो ये क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों हो गया ये, बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मिक्सचर का वो ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है कंपेयर टू उसके कंपोनेंट के, वाटर से भी ज्यादा है और प्योर नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप, और दिस एजियोट्रोप हैव द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास। ये आप इतने इतने परसेंट में मिक्स करोगे तो एजियोट्रोप बनेगा विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 केल्विन, जो कि इक्वल टू होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये हमारा क्या पढ़ा हमने, एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। इसको ये भी समझ रहे हो ना, लार्ज नेगेटिव डेविएशन क्यों बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन बढ़ गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर आपका आना चाहिए था राउट्स लॉ से, उससे काफी कम वेपर प्रेशर आ रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया ना राउट्स लॉ से, समझ गए ना, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई यार, पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, ठीक है। एक बार इसको अगर नहीं आएगा समझ में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसको शेयर करना ज़रूरी है यार, व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।